Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College, बावड़ी। देखिए, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत बी पार्ट द्वितीय में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का टॉपिक ले रहे हैं। तो अपन आपको पता है कि अभी हमने जो राजस्थान में नवीनतम जो मिट्टियों का वैज्ञानिक पद्धति का जो वर्गीकरण भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपसे बात की थी कि भी राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो फैलने वाली जो नवीनतम मिट्टियाँ कौन सी हैं, आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा जो फैली हुई वो एरिडीशॉल्स एंड एंटीसॉल्स हैं, है ना। एरिडीशॉल्स जो पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जो जिलों में पाई जाती हैं, और इन मृदाओं में जो सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा कौन सी हैं, तो आपको बताया था ये वर्टिसॉल्स जो हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं, है ना। तो ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों की जो मृदा है वो कौन सी है, वर्टिसॉल्स है, जिसमें जो है ना अत्यधिक जो है ना क्ले होता है। तो आज हम अपन मिट्टियों की जो समस्याओं का बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो मृदा अपरदन है यानी राजस्थान में एक और मृदा संबंधी समस्याओं का जो कारण है वो प्राकृतिक है, तो दूसरी ओर जो ना मानवीय क्रियाकलाप भी ये समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम मृदाओं की समस्याओं को कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं, इन्हें दो भागों में बांट देते हैं। एक तो है मृदा अपरदन की समस्या और दूसरी है मृदा की क्षारीयता एवं लवणीयता की समस्या। तो देखिए, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, यानी मृदा अपरदन को क्या कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है और इसमें अनेक क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो रही है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक उत्तरदायी हैं। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। तो कौन से दो महत्वपूर्ण कारक हैं मृदा अपरदन के, पवन और जल। चलिए अपन बात करते हैं पवन या वायु। तो पवन द्वारा अपरदन, पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में अत्यधिक होता है। इस प्रकार के अपरदन में वायु द्वारा मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है। इस क्रिया द्वारा धरातल की ऊपरी परत का अपरदन होता है और कालांतर में यह क्षेत्र अनुपजाऊ बन जाता है। इसके अतिरिक्त तेज वायु से बोए खेतों पर बालू की परत जमा देती है, जिसके फलस्वरूप फसलों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। वायु अपरदन राज्य में सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के जिलों में होता है। देखिए, जल द्वारा अपरदन, दूसरी हम जो है मृदा अपरदन की बात कर रहे हैं। तो जल द्वारा अपरदन भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन जल द्वारा अपरदन होता है। बहता जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की परत को बहाकर ले जाता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और ये भारत में
भारत के विस्तृत क्षेत्रों में होता है। जल अपर्दन निम्न रूपों में होता है, जैसे एक परत अपर्दन और अवनालिका अपर्दन, ये मुख्य हैं। हम बात करते हैं परत या सीट इरोजन की। तो देखिए, समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है, जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है, तो इसे भूमि का परत या आवरण अपर्दन कहते हैं। ये अत्यधिक हानिकारक है, क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उपजाऊ ऊपरी परत हट जाती है। ये अपर्दन ढालू भूमि, खड़ी पड़ी समतल भूमि में जूमिंग कृषि, वनों का विनाश, वनस्पति का अभाव, बदलती खेती आदि के फलस्वरूप होता है। दूसरा इसमें आता है अवनालिका अपर्दन। यह सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है, बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं इसे। चंबल नदी की दौड़ी में बीहड़ बहुत देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये भारत में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। अब आप बता सकते हैं कि जो मृदा अपर्दन जो आपने बात की, इसके क्या कारण है? तो एक तो कारण, इसका जो मेन कारण है वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब वनों को काटना, यानी पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखकर अपर्दन को रोकती हैं, और वनोन्मूलन से क्या होता है? मृदा का अपर्दन होता है। दूसरा क्या कारण है इसकी? अति सिंचाई से भी होता है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी जो है क्या होता है कि लवण है ऊपर आ जाता है मिट्टी में, मिट्टी के, और ऊपरी जो भाग हैं वो अनुपजाऊ हो जाता है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करना, यानी रासायनिक उर्वरक भी कारण है, और कृषि के जो अवैज्ञानिक ढंग है ये भी मृदा अपर्दन के कारण है। अब मृदा अपर्दन की तो बहुत सी हानियां हैं भैया, जैसे मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, और कृषि की उत्पादकता में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब कभी कभी जो लैंडस्लाइड होता है तो उससे भीषण और आकस्मिक बाढ़ें आ जाती हैं। सूखे की लंबी अवधि, जिसका प्रभाव नहरों पर भी पड़ता है। मरुस्थल का प्रसार होता है ना, जल स्तरों में कमी आ जाती है। तो इस तरह से जो है मृदा अपर्दन बहुत से कारण हैं। अब देखिए, दूसरी जो मेन अपन बात कर रहे हैं कि भूमि में जो लवणिकता और एक क्षारीयता की समस्या भी देखने को पाई जाती है। तो देखिए, ये जो भूमि में जो क्षारीयता और लवणीयता जो है वो ज़्यादातर कहाँ है भाई? ये समस्या अगर जैसे जोधपुर, पाली, बीकानेर, है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, सिरोही, अलवर, भरतपुर के जिलों में है। तो ये राज्य में जो भूमि की लवणता और क्षारीयता की समस्या के क्या कारण है? तो देखिए, इसमें पहला जो है ना कि भूमि में उपस्थित लवणों का सतह पर जम जाना। दूसरा, कुओं में पानी की सतह ऊंची होना। तीसरा, पानी का जमाव होने से लवण का ऊपर आ जाना। और चौथा, अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे के लवणों का सतह पर आना। अगला है इसमें कि कुओं का पानी खारा होने से सतह पर नमक की परत जमना पानी के ठहराव के कारण भी होता है। देखिए, मृदा की उक्त समस्याओं के अलावा नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जिलों में किसानों द्वारा सिंचाई हेतु अधिक पानी प्रयोग करने और वहाँ की भूमि में नीचे कठोर परत के होने के कारण भूमि में सेम की समस्या बढ़ती जा रही है। ये क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर के इलाके के हैं, जहाँ भूजल स्तर ऊंचा हो गया है तथा पानी की सही निकास न होने से जमीन में पानी जम गया है। सेम की समस्या के निवारण हेतु किसानों को बूंद बूंद एवं फुहारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। अब विद्यार्थियों, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये फुहारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति हमने किस देश से ग्रहण की है? तो ये हमने कहाँ से की हैं? इज़राइल से की हैं। कौन से देश से? इज़राइल। इसके अलावा कि भी मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने हेतु गंवार एवं ढैंचे की फसल को काटकर खेतों में दबा देते हैं।
कौन सा? ढेंचे और गंवार।